नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स समय समय पे अपने जो भी फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूछते रहते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं उनके सभी प्रॉब्लम्स का जवाब देने का, लेकिन YouTube में 4-5 लाइन में जवाब देने में वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि और सही हो सकता है कि मेरे स्टूडेंट्स को भी, मेरे व्यूअर्स को भी पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता होगा कि क्या मुझे प्रॉपर आंसर मिला या मुझे उस चीज़ को समझ में आया या नहीं आया। तो इस चीज़ को अधिक अच्छे से एड्रेस करने के लिए मैंने एक डिसाइड किया है कि एवरी थर्सडे मैं एक ऐसा यूट्यूब वीडियो अपलोड किया करूँगा जिसमें कि मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चंस होंगे और उसको मैं अपने तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँगा विद प्रैक्टिकल, विद एक्सपेरिमेंट्स, सो दैट उसको देख के हमारे व्यूअर्स उस चीज़ को खुद अपने एंड पे भी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, प्रैक्टिकली कर पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर मिस्टर भानु प्रताप सिंह जी ने किया है। उनका कहना है कि मैं एक अमेचर तो नहीं, मतलब मैं एक बिगिनर फोटोग्राफ़र हूँ, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, लेकिन जब मैं फ़ोटो लेता हूँ तो सब्जेक्ट तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपोज हो जाता है, लेकिन दिन के टाइम में मेरा बैकग्राउंड वाइट हो जाता है और रात में जब मैं फ़ोटो खींचता हूँ तो फ्लैश से फ़ोटो खींचता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, ये वाली प्रॉब्लम जो है बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और ये बहुत लोगों के साथ होती है। उसका रीज़न ये है कि हमारी कुछ कैमरा सेटिंग्स है जिसको हम सही तरीके से नहीं लगाते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको शुरू से आखिरी तक एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि डे टाइम की फ़ोटोग्राफ़ी का। तो आप सभी में से बहुत लोगों ने डे टाइम में ऐसी जगह में फ़ोटो खींचा होगा, जैसे कि लॉन में खींचा होगा, पार्क में खींचा होगा, स्विमिंग पूल के किनारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बर्थडे पार्टी ओपन में होती है वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, या इवन वेडिंग में मेहंदी की रस्में होती हैं, या बहुत सारे ऐसे रस्म होते हैं जिसमें कि गार्डन में या किसी ऐसी जगह पे फ़ोटोग्राफ़ी होती है जहाँ पे ओपन टू स्काई होता है। तो ऐसी जगह पे नॉर्मली जो फंक्शन होता है वो तो या तो किसी कैनोपी के नीचे होता है, कि मंडप बना होता है, या कोई पोर्च बना होता है, कोई शेड बना होता है, उसके अंदर होता है। लेकिन दूर तक का जो गार्डन होता है वो ओपन टू स्काई होता है। लेकिन हम जब अपनी पिक्चर्स को एम करते हैं तो हमारी सेटिंग पूरी जो है उस शैडो के हिसाब से या उस कैनोपी के हिसाब से या उस मंडप के हिसाब से लगी होती है, तो वहाँ तक की पिक्चरें तो हमारी क्लियर आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि बाहर जो ओपन टू स्काई एरिया है उसका एक्सपोज़र थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि हमारे दोनों के एक्सपोज़र सिस्टम में फ़र्क होता है। मान लीजिए अगर मंडप के अंदर हमारा एक्सपोज़र उस समय 5.6 मांग रहा है, जबकि हमारा गार्डन के अंदर बाहर लॉन में अपर्चर 11 या 16 होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो तो ओवर एक्सपोज हो ही जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक तरीका बताते हैं, उसको आप अडॉप्ट करिएगा तो आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। अभी मैं प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं अपनी खुद की फ़ोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट मेरे पास अभी कोई और मॉडल है नहीं दिखाने के लिए। तो मैं आपको गार्डन के अपने एक शैडो एरिया और गार्डन के जो वेल लिट एरिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस को कैसे में एडजस्ट करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये सबसे पहली फ़ोटो में आप देखिए कि गार्डन का जो शैडो एरिया है वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और पीछे बिल्कुल ब्राइट सन में पूरा गार्डन दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैंने जैसे ही फ़ोटो खींची तो आप देखिए कि मेरी फ़ोटो तो ठीक आई है, लेकिन पीछे का जो फ्लावर्स हैं या पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूरा वाइट हो गया है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारे कैमरे में जो भी एक्सपोजर सिस्टम लगा हुआ है, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो ऑटो शटर हो या ऑटो अपर्चर प्रायोरिटी हो, उसमें हमें जाना होगा और सबसे पहले हमें अपना ISO मिनिमम करना होगा। बिकॉज डे लाइट है, ब्राइट सन है, तो उसमें ज़्यादा ISO होने की वजह से भी कई बार ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाती हैं पिक्चरें, कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना ISO
मिनिमम करेंगे। उसके बाद हमारी जो शटर स्पीड है उसको हम इतनी रखेंगे कि हमारा डायफ्राम, शटर स्पीड और आईएसओ से बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छे से एक्सपोज हो जाए। और शटर स्पीड में एक खासियत और रहती है, क्योंकि अगली स्टेप में हमें फ्लैश ऑन करनी है, तो शटर स्पीड हमारी कैमरे की जो फ्लैश की जो सिंक स्पीड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसी किसी कैमरे में 160 होती है, किसी में 200 होती है, किसी में 250 होती है, किसी में 300 होती है। तो जो भी आपके कैमरे की मैक्सिमम सिंक स्पीड है शटर की फ्लैश के लिए, वो वाली शटर स्पीड आप उसमें फिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप अपना डायफ्राम से और आईएसओ से पिक्चर को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। जिस भी अपर्चर और आईएसओ के ऊपर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से एक्सपोज हो जाता है, उसको आप सेटिंग को फिक्स कर दीजिए। उसको अब आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाद आप अपने कैमरे में फ्लैश माउंट कर दीजिए और फ्लैश को ऑन कर दीजिए। अब हमने पहली फ़ोटो लिया। अब ये पहली फ़ोटो जैसे ही हमने लिया है तो बैकग्राउंड तो बिल्कुल परफेक्ट है अपनी जगह पे, बैकग्राउंड में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमारा फेस पूरा बर्न हो गया, ओवर एक्सपोज्ड हो गया। इसलिए क्योंकि फ्लैश की लाइट इतनी ज़्यादा है जिससे हमारे पूरे फेस को ओवर एक्सपोज कर दिया। अब इसको सही करने के लिए ना तो हम अपर्चर छेड़ेंगे, न हम आईएसओ छेड़ेंगे, न हम शटर स्पीड को छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे फ्लैश की पावर को रिड्यूस करेंगे। तो अभी हमारी जो फर्स्ट फ़ोटो थी वो फुल पावर पे थी, अब अगली फ़ोटो हमने हाफ पावर पे कर दिया। हाफ पावर पे करने के बाद हमारे फेस पे थोड़ा सा तो सही हुआ, लेकिन अभी भी पिक्चर टोटली ओवर एक्सपोज्ड है। तो अब इसको ठीक करने के लिए हमने हमारे कैमरे की, हमारे फ्लैश की जो पावर है उसको 1/4 कर दिया। फ्लैश पावर 1/4 करने के बाद पिक्चर अगेन थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन परफेक्ट तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी फेस हमारा ओवर एक्सपोज्ड है। बैकग्राउंड सही है, बैकग्राउंड में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, बैकग्राउंड तो अपने हिसाब से सही है, लेकिन फेस हमारा ओवर एक्सपोज्ड है। तो अब अगली फ़ोटो हम 1/8 पावर पे लेंगे। तो 1/8 की पावर पे जो अगली फ़ोटो ली है उसमें हमारा फेस काफ़ी हद तक ठीक हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी और इम्प्रूव होगा थोड़ा। तो अगली फ़ोटो हमने 1/16 पावर पे ली है। तो 1/16 पावर पे लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाली पिक्चर एक्यूरेट नज़र आ रही है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्ट है, आपका फेस भी बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे कपड़ों के डिटेल्स बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो सेटिंग है 1/16 की जो हमारी सेटिंग है वो इस समय परफेक्ट है। अब आप इसमें देखेंगे बैकग्राउंड भी बिल्कुल क्लियर है, आपका सब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। अब इस वाली सेटिंग के ऊपर उस पर्टिकुलर शेड के नीचे या पर्टिकुलर कैनोपी के नीचे या पर्टिकुलर मंडप के नीचे आप जितनी भी फ़ोटो इस सेटिंग पे लेते जाएंगे आपकी फ़ोटो एक्यूरेट आएगी। पीछे का गार्डन क्लियर आएगा, पीछे का जो भी डेकोरेशन है, फ्लावर है, सब कुछ क्लियर आएंगे, और आपका जो सब्जेक्ट है, उसके जो आउटफिट्स हैं, उसका फेस है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर आएगा। अब इसका अगला जो है हम थोड़ा सा पावर और रिड्यूस करके दिखाते हैं। अगला हमने इसको 1/32 किया। 1/32 करने के बाद आप देखिए इसमें थोड़ा सा डार्कनेस आना शुरू कर दिया, और जैसे ही हमने इसको 1/64 किया तो बैकग्राउंड तो ठीक है, लेकिन हमारा फेस काफ़ी डार्क हो गया उस हिसाब से। तो इससे ये क्लैरिटी आ गई बिल्कुल कि आप फ्लैश की पावर से अपने सब्जेक्ट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन हो आपकी, उसके हिसाब से आप अपनी फ्लैश की पावर से सब्जेक्ट को अपने कंट्रोल कीजिए। अब ये तो इस वाले फ्लैश में पावर सिस्टम है तो हमने एडजस्ट कर लिया। अगर पावर सिस्टम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अब पावर तो हमारे पास नहीं है और शटर को हम नहीं छेड़ सकते, हम डायफ्राम को भी नहीं छेड़ सकते, हम आईएसओ को भी नहीं छेड़ सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फ्लैश को सब्जेक्ट से हम इतना दूर कर देंगे कि उसके अंदर से निकलने वाली लाइट एक्यूरेटली हमारे फेस तक पहुँचे।
तो अभी सबसे पहली फ़ोटो हमने 3 फीट पे खींची है, 3 फीट पे हमारा फेस बिल्कुल बर्न हो गया। अब हमने अगली फ़ोटो जो है 5 फीट पे खींची है। 5 फीट पे लेने के बाद भी हमारा फेस ओवर एक्सपोज नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने अगली फ़ोटो जो है 10 फीट के ऊपर खींची है। 10 फीट पे पिक्चर ठीक तो हुई है, लेकिन उतनी एक्यूरेट नहीं हुई जितना कि इसको होना चाहिए। तो अब हम अपनी फ्लैश कैमरे को और पीछे ले जाएंगे। तो हमारी ये 15-17 फीट के डिस्टेंस के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि मेरी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आ गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके फ्लैश की जो कैपेसिटी है वो उस डिस्टेंस के लिए एक्यूरेट है। अब आप उस डिस्टेंस पे ही खड़े हो जाइए, वहीं से आपको सारी फ़ोटो खींचनी होगी। जो भी कंपोजिशन करना हो आपको, आप अपने जूम से कंपोजिशन करिए, दूर करना है, पास करना है, जो भी है आपको अपने जूमिंग से ही करना पड़ेगा। आप अपने डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही आपने डिस्टेंस चेंज किया, फिर से पिक्चर जो है ओवर एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। अगर आप थोड़ा पीछे गए अगर, तो पिक्चर जो है अंडर एक्सपोज हो जाएगी। अब ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक बार आपने पावर से कंट्रोल किया, एक बार आपने खुद को आगे पीछे से कंट्रोल किया। अब इसमें एक सिचुएशन और है कि अगर बाई चांस आपके पास अगर TTL फ्लैश है तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आएगी। TTL फ्लैश में क्या है, ना तो आपको बार बार पावर चेंज करनी पड़ेगी, ना आपको अपनी डिस्टेंस आगे पीछे करना पड़ेगा। आप खाली बस ये करिए कि फ्लैश को ऑफ करके अपने बैकग्राउंड को एक्यूरेटली एक बार एक्सपोज कर लीजिए। जिस भी सेटिंग पे आपका बढ़िया एक्सपोजर आया उसको कैमरे में फ्रीज कर दीजिए। उसके बाद कैमरे में फ्लैश माउंट करिए। फ्लैश माउंट करने के बाद अपनी TTL फ्लैश को ऑन कर दीजिए और आपकी TTL फ्लैश आपके कैमरे के अंदर लगे हुए डायफ्राम, अपर्चर और ISO के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। अब आप उस एरिया में आपका जो भी मंडप है, जो कैनोपी है, या जो टेंट है, या जो कुछ भी है, पोर्च है, वहाँ आप किसी भी एंगल से, कहीं भी किसी डिस्टेंस से आप फ़ोटो खींचते रहिए। आपकी पावर अपने आप एडजस्ट होती रहेगी और आपका जो बैकग्राउंड है वो तो आपके कैमरे में ऑलरेडी आपने सेटिंग कर ही रखा है, तो बैकग्राउंड भी परफेक्ट आता रहेगा और आपका सब्जेक्ट भी परफेक्ट आता रहेगा। तो इस तरह की जितनी भी आपकी आउटडोर की शूटिंग दिन में रहती हैं उसको इस एडजस्टमेंट के साथ करिएगा, परफेक्टली आएंगे। अब हम आपको नाइट फ़ोटोग्राफी के बारे में बताते हैं। नाइट में जब आप फ्लैश यूज़ करेंगे तो उस समय थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। नाइट में बेसिकली क्या होता है, आपका बैकग्राउंड डार्क क्यों आता है, पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। होता क्या है कि जैसे हमारे कैमरे के भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक सिंक शटर स्पीड होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे कैमरे की 200 सिंक स्पीड है, या मेरे कैमरे की 250 सिंक स्पीड है, या 300 सिंक स्पीड है, हम वही स्पीड कैमरे में लगा देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। ये तो मैक्सिमम शटर स्पीड है, हमको उस शटर स्पीड पे काम करना है जिस शटर स्पीड से हमारी पिक्चर शेक ना हो। तो आप 160 पे भी खींच सकते हैं, 160, 125, 100, इवन 60 पे खींचिए आप, 1/60 शटर स्पीड पे खींचिए। तो क्या होगा कि जितनी आप शटर स्पीड कम करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए पहली फ़ोटो आपने 1/250 पे खींची है, उस पर जैसे ही आप खींचेंगे आपका जो डायफ्राम लगाया आपने तो डिस्टेंस के हिसाब से लगाया, आपका सब्जेक्ट तो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, लेकिन दूर तक की चीज़ें जो अंडर एक्सपोज हो जाएंगी या डार्क हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ तक तो आपके फ्लैश की लाइट पहुँच नहीं रही है और वहाँ की जो नेचुरल एम्बियंट लाइट है उसको आपने शटर स्पीड इतनी ज़्यादा कर दी है कि उसको एक्सपोज ही नहीं करने देगा। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले अपनी फ्लैश को बंद कर दीजिए और उसके बाद आप अपने कैमरे की शटर स्पीड इतना रिड्यूस करिए जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको लगता हो कि इस वाले शटर स्पीड पे मेरी पिक्चर शेक नहीं होगी। तो 1/60 या 1/100 ये एक रिस्पेक्टेबल स्पीड है। रात की कोई भी फोटोग्राफी करनी हो आपको, इस वाले शटर स्पीड पे आपकी पिक्चर शेक नहीं होगी। बाई चांस थोड़ा बहुत शेक होगा भी अगर, तो चूँकि आपका जो फाइनल फ्लैश का जो स्पार्क होने वाला है वो उस वाले शेक को ओवरकम कर देगा। तो उस शेक की बिल्कुल चिंता मत करिए आप शटर स्पीड 1/60 या 1/100 लगा दीजिए और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने कैमरे का ISO बढ़ाना शुरू करिए और वो तब तक बढ़ाते रहिए जब तक कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर ना आ जाए।
बैकग्राउंड मतलब दूर तक की जो लाइट्स दिख रही हैं छोटी छोटी, या दूर तक की जो डेकोरेशन है, दूर तक का जो फ्लावर डेकोरेशन है, या मंडप में और भी जो दूसरी सजावट हुई है, या दूर तक के जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ोटो की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। जब फ़ोटो खींचते हैं खाली ठीक है, ब्राइड और ग्रूम तो आ गए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अगर ब्लैक हो गई तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी फ़ोटो में पीछे का पूरा डेकोरेशन और पूरा पीछे का व्यू भी उतना ही अच्छा आना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने डायफ्राम से और अपने आईएसओ से उसको लाने की कोशिश करिए। तो जिस भी समय में, जिस भी डायफ्राम पे या जिस भी आईएसओ के ऊपर आपकी पीछे दूर तक की चीज़ें अच्छी दिखने लग जाएं, उसको आप अपना फ्रीज कर दीजिए, उसको अब छेड़ना नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद आप अपने कैमरे की फ्लैश को ऑन कर दीजिए। देन अगेन वही एक्सरसाइज शुरू करिए कि आपने पहली पिक्चर ली, आपकी जो भी डार्कनेस या ब्राइटनेस आई पिक्चर में उसको देखिए। अगर पिक्चर ओवर एक्सपोज हो गई है तो आप थोड़ा सा पावर को कम करिए। उसके बाद फिर पिक्चर लीजिए, आपकी अगर पिक्चर अभी भी ओवर एक्सपोज, आप थोड़ी सी पावर और कम करिए। ऐसे करते 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 आप पावर को इतनी कम कर दीजिए कि आपका एक्यूरेट पिक्चर आ जाए। उस चीज़ को आप फिक्स कर दीजिए। अब उस जगह से, उस डिस्टेंस से आपको जितनी भी पिक्चर लेनी है वहाँ की आप लेते रहिए। वही डायफ्राम लगा रहेगा, वही शटर स्पीड लगी रहेगी, वही आईएसओ लगा रहेगा, और आपका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, सब्जेक्ट सब कुछ बढ़िया से एक्सपोज होता रहेगा। अब आप इस पिक्चर में देखिए, मैं एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी मैंने अपने आप पे ही एक्सपेरिमेंट किया है। अब मैंने खुद को, अपने आप को प्लेस करके सबसे पहला फ़ोटो 1/200 शटर स्पीड लगा दिया, जो कि मेरे कैमरे की फ्लैशिंग की स्पीड है, और 7.1 का डायफ्राम लगा दिया, और 400 मैंने इसमें आईएसओ फिक्स कर दिया। 7-8 फीट से मैंने ये पिक्चर ली है। अब इसमें आप देखेंगे कि मेरा फेस एकदम सही है, आसपास की चीज़ें भी एकदम ठीक हैं, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक हो गया है। ब्लैक इसलिए हो गया है क्योंकि वहाँ तक मेरे फ्लैश की लाइट पहुँची ही नहीं। ऑल्दो वहाँ भी लाइट्स जली हुई हैं, लेकिन उस लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम है कि वो हमारे इस 7.1 डायफ्राम, 1/200 शटर स्पीड और इस वाले आईएसओ के ऊपर सफिशिएंट नहीं है, इसलिए पूरा बैकग्राउंड मेरा ब्लैक हो गया। अब इस बैकग्राउंड को मेरे को सही करना है कि जिस तरह से मेरे रूम के अंदर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे मेरा सोफ़ा दिखाई दे रहा है, मेरे आसपास की जो डेकोरेशंस दिखाई दे रही हैं, मेरे जस्ट पीछे जो एक शोकेस है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन शोकेस के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और सब कुछ ब्लैक हो गई हैं। कर्टेन के पीछे भी बहुत सारा कुछ जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें पिक्चर में आनी चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूँ कि ये पीछे की चीज़ें जो है वो डेकोरेटेड पीसेस हैं, तो ऐसा भी पिक्चर में आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फ्लैश को ऑफ़ करूँगा और अपना शटर स्पीड सबसे पहले मैं इतना कम कर दूँगा जितना कि मैं अफोर्ड कर सकूँ। तो 1/60 कर देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/60 में पिक्चर शेक नहीं होगी। तो मैंने शटर स्पीड 1/60 कर दिया। उसके बाद डायफ्राम ज़रूर मैंने एक ऐसा रखा जिस पे कि पिक्चर अच्छी आए। तो नॉर्मली जिसको कि एक स्वीट स्पॉट बोलते हैं कि कैमरे का, तो मेरे कैमरे का स्वीट स्पॉट जो है 7.1 है, जैसे ये पिक्चर सबसे अच्छी आती हैं, तो मैंने 7.1 लगा दिया है। अब उसके बाद मैंने आईएसओ को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, और आईएसओ को मैंने तब तक बढ़ाया जब तक कि मेरी परफेक्ट बैकग्राउंड क्लियर नज़र ना आ जाए। इस बैकग्राउंड को जैसे ही मैंने देखा कि अब ये बैकग्राउंड मेरा परफेक्ट हो गया है, उसके बाद मैंने कैमरे की फ़्लैश को ऑन किया, और कैमरे की फ़्लैश को ऑन करने के बाद सबसे पहले पिक्चर मैंने ये लिया। अब इस पिक्चर में जो कि आपका आईएसओ बढ़ चुका है अब, तो पहला जो फ़ोटो है हमारा वो बिल्कुल ओवर एक्सपोज हो गया, क्योंकि इस वाले आईएसओ के हिसाब से ये वाला ज़्यादा है। तो अब मेरे को इसकी रिड्यूस करनी पड़ेगी पावर को। तो पावर को मैंने हाफ़ किया। हाफ़ करने के बाद मैंने अगली फ़ोटो ली है। अगली फ़ोटो भी मैंने देखा कि अभी भी थोड़ा सा ओवर एक्सपोज है। फिर उसके बाद वाली फ़ोटो 1/4 पे लिया। ऐसे ही करते करते 1/8, 1/16, 1/32 पे के ऊपर मुझे लगा कि ये पिक्चर मेरी सही है। तो इसको मैंने एक अपना
फाइनल शेप दे दिया कि या ये पिक्चर मेरी ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए अगली फ़ोटो हमने 1/64 पे लिया, वो थोड़ी सी डार्क हो गई है। उसके बाद 128 तो होगी 128 की पिक्चर और ज़्यादा डार्क हो गई। तो इसलिए 1/32 का जो पावर फैक्टर है उस वाली पावर के ऊपर मेरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ गई है। अब इस एरिया के अंदर मैं जितनी भी फ़ोटो 1/32 पावर और इस वाले जो हमारे शटर स्पीड है, डायफ्राम है और ISO है उसके ऊपर खींचूँगा तो मेरा फोरग्राउंड बैकग्राउंड सब कुछ बिल्कुल क्लियर आएगा। अब यहाँ पे फिर वही वाली बात आएगी कि अगर मान लो हमारा पावर नहीं है फ्लैश में एडजस्ट करने का तो हम क्या करेंगे। तो अगेन सेम फार्मूला रहेगा। आप अपनी फ़र्स्ट फ़ोटो लीजिए और देखिए कि क्या आता है। तो फर्स्ट फ़ोटो डेफिनेटली वो बर्न होना ही होना है, क्योंकि शुरू में आपने जिस ISO पे खींचा था उसके बाद आपने ISO बढ़ा दिया है, शटर स्पीड कम किया। शटर स्पीड का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता फ्लैश फ़ोटोग्राफी पे, लेकिन ISO का पड़ता है। आपने ISO बढ़ाया है तो आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो अब आपके पास पावर तो है नहीं रिड्यूस करने के लिए, तो आप अपने आप को सब्जेक्ट से पीछे कर लीजिए, फिर फ़ोटो लीजिए। और फिर फ़ोटो लेने के बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी ओवर एक्सपोज हो गई है तो आप थोड़ा सा और पीछे कर लीजिए अपने आप को। जिस भी जगह पे जाने के बाद आपको अपनी पिक्चर एक्यूरेट मिलेगी उस वाले डिस्टेंस को आप फ्रीज़ कर दीजिए। उस डिस्टेंस पे ही खड़े होके आप अपने जूम को यूज़ करते हुए पूरी पिक्चर को कंपोज करिए। आप अपनी जगह को चेंज मत करिएगा, ना आप आगे जाइएगा ना पीछे जाइएगा। आपकी पिक्चर बिल्कुल करेक्टली एक्सपोज आएंगी। इसीलिए जो इतनी तकलीफ़ें आपको हो रही हैं कि बार बार आपकी पोजीशन फिक्स हो जा रही है, ना आप आगे जा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, या इवन जब आपके पास पावर वाली फ्लैश है उसमें भी आपको बार बार पावर चेंज करनी पड़ रही है। तो पावर चेंज न करना पड़े, अपनी जगह भी आप बार बार आगे पीछे जा सकें, इसके लिए बेस्ट रहता है कि आपके पास एक TTL फ्लैश हो। TTL फ्लैश में क्या खासियत रहती है कि आपने जो बैकग्राउंड के हिसाब से अपने कैमरे के अंदर फीडिंग की है डायफ्राम की और ISO की, उसके हिसाब से आपके कैमरे की फ्लैश जो है अपने आप आपके फ्लैश से निकलने वाले लाइट को कम ज़्यादा करती रहेगी, कंट्रोल करती रहेगी। और आपका फोरग्राउंड भी अच्छा आएगा, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा आएगा। और जो आप चाह रहे हैं कि मेरी दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, वो हमेशा आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। आपके बैकग्राउंड में भी बिल्कुल शार्पनेस और क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिकल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे जब भी आप डे लाइट में फ़ोटो खींचेंगे या फ्लैश से फ़ोटो खींचेंगे रात के समय में, इन सारे टिप्स का ध्यान रखिएगा, आपकी फ़ोटो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आपके इसके अलावा भी जो भी प्रश्न हो आप अपना कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं कोशिश करूँगा एक एक करके सबको एड्रेस करने के लिए। मिलते हैं अगले थर्सडे शाम को 4 बजे फिर एक नए वीडियो के साथ। अपने किसी दूसरे व्यूअर की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जिस भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे सॉल्यूशंस आपको समय समय पर मिलते रहें और आपकी फ़ोटोग्राफी में एक नया निखार हमेशा आता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले थर्सडे को शाम को 4 बजे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।